हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कि जर्नी टू द एंड, जर्नी मीन्स यात्रा होता है, एंड ऑफ द अर्थ मतलब इस पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। मीन्स पृथ्वी का जो अंतिम छोर है, जो पृथ्वी का जो अंतिम किनारा है, वहां तक की यात्रा के बारे में यहाँ बताया गया है। और पृथ्वी का अंतिम छोर कौन सा हो गया? जो दो अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी का अंतिम छोर है वो दक्षिणी छोर यहाँ पे बताया गया है। जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी यात्रा के बारे में यहाँ राइटर ने हमें बताया है। इसकी राइटर है वो एक लेडी है, तिशानी दोषी। तो उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है, जब वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की तरफ वो जा रहे थे और क्या क्या उन्होंने रास्ते में देखा, किन किन चीजों को पार किया, कैसे उनके अंदर क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया वहां पे, तो वो सारी चीज है वो इस चैप्टर के अंदर आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर अपना होने वाला है। बड़ा मजा इस चैप्टर के अंदर आने वाला है। हम बहुत सारी चीजें हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में काफी कुछ चीजें हैं वो इसके अंदर बताई गई है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। कि अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड ए रशियन रिसर्च वेसल द अकादमिक Sokolsky, heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica। तो इसने बताया कि अर्ली दिस ईयर मतलब इस ईयर के अर्ली यानी प्रारंभ में, जब ये वर्ष जब प्रारंभ हुआ था, जब ये साल स्टार्ट हुआ था, तो उस साल के आरंभ में आई फाउंड माई सेल्फ मैंने अपने आप को पाया अबोर्ड मतलब जहाज पे सवार होते हुए ए रशियन रिसर्च वेसल के एक रूसी जो रिसर्च वेसल था, एक रूसी जो अनुसंधान, जो वेसल मीन्स होता है पोत, तो रूसी अनुसंधान पोत जिसका नाम था अकादमिक सोकल्स्की, उस जहाज वेसल का नाम था अकादमिक सोकल्स्की। तो उसके ऊपर सवार मैंने अपने आप को पाया। तो एक रूसी अनुसंधान पोत अकादमिक सोकल्स्की नाम के जहाज पे सवार होकर के मैंने अपने आप को पाया इस साल के प्रारंभ में। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इस संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे जो हवा वाले, सूखी पवन वाले उस कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए। कि सबसे ठंडे सूखी पवनों वाले उस महाद्वीप, जो कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप था, उस महाद्वीप की ओर आगे बढ़ते हुए। महाद्वीप का नाम कौन सा? अंटार्कटिका। तो उस अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ आगे बढ़ते हुए अकादमिक सोकल्स्की नाम के रूसी अनुसंधान वेसल नाम के उस जहाज पे मैंने अपने आप को सवार पाया। My journey began from 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere। तो माई जर्नी, मेरी जो जर्नी थी, इसने बता रही है राइटर कि मैं उस जहाज के ऊपर सोकल्स्की पे सवार थी और जा कहाँ रही थी? अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ, जो क्या था? सबसे ठंडा और सूखी हवा वाला था, पवन वाला था। और मेरी जो जर्नी थी, मतलब उस राइटर की जो जर्नी थी वो शुरू हुई फ्रॉम 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। कि मद्रास में जो इक्वेटर लाइन के बारे में आया, मध्य रेखा के बारे में। तो मद्रास में इक्वेटर लाइन के उत्तर में 13.09 डिग्री से मेरी यात्रा है वो शुरू हुई थी। क्योंकि अपना जो पूरा जो इंडिया जो कॉन्टिनेंट है वो पूरा डिग्री में विभक्त होता है, जो पूर्वी साइड में भी और उत्तर दक्षिण साइड में भी। तो इसने जो नॉर्थ साइड की जो लाइन है वो बताई है कि 13.09 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर लाइन के भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर से मेरी यात्रा है वो प्रारंभ हुई थी। और ये जो लाइन है वो कहाँ थी? मद्रास में। तो साउथ से इसने अपनी यात्रा है वो स्टार्ट करी थी। मद्रास में इक्वेटर लाइन के 13.09 डिग्री उत्तर से मेरी यात्रा है वो शुरू हुई। एंड इनवोल्व, अब वो बता रही है कि उस अंटार्कटिका, क्योंकि मद्रास है वो भी साउथ में है और अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो भी साउथ में है, तो वहां से उस महाद्वीप तक आने में उसको क्या क्या पार करना था वो चीज है वो यहाँ पे राइटर बता रही है। कि इनवोल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, उसमें 9 तो टाइम जोन थे, मतलब 9 समय क्षेत्र थे, 6 चेक पॉइंट, 6 चौकियां थी, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और 3 है वो वाटर बॉडी थे, मतलब 3 जलपिंड थे जो उसको पार करने थे, उसको पार करना है वो उस यात्रा के अंदर इन्वॉल्व थे, सम्मिलित थे।
एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर, और एटलीस्ट और कम से कम मैनी इकोस्फेयर मतलब कई जो इकोस्फेयर थे, जैव मंडल थे, वो भी उसको पार करने थे। मतलब मद्रास से लेकर के अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तक उसको 9 तो टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 बॉडी वाटर बॉडी है वो उसको पार करने थे, और कई उसको इकोस्फेयर जो जैव मंडल थे वो उसको पार करने थे। तो उस रास्ते में कई चीजें हैं वो आने वाली थी। अब देखो उसने बताया है कि बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप। तो उन्होंने बताया है, राइटर ने, जो तिशानी दोषी है, उन्होंने बताया कि बाय द टाइम कि उस समय तक आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे जब वास्तव में मैंने पैर रखा, मतलब जिस समय मैंने वास्तव में अंटार्कटिका महाद्वीप पे पैर रखा, आई हैड बीन ट्रेवलिंग, कि मैं ट्रेवल कर चुकी थी, मैं यात्रा कर रही थी, कितनी, और 100 ईयर मतलब 100 घंटे की यात्रा। किसके कॉम्बिनेशन के साथ में? कार की यात्रा, एरोप्लेन यानी जो जहाज होता है, हवाई जहाज होता है, शिप यानी जो पानी का जो जहाज होता है। तो इन तीनों जो यातायात के जो साधन थे, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से इन तीनों की यात्राओं को मिलाकर के 100 घंटे की यात्रा है वो मैं कर रही थी। राइटर बता रही है कि जब मैंने एक्चुअल में अंटार्कटिका महाद्वीप पे अपना पैर रखा तो मैं कार, एरोप्लेन और शिप को मिलाकर के 100 घंटे की यात्रा है वो कर रही थी। मतलब इतना लंबा सफर उसका पड़ा था जिसमें कार, एरोप्लेन और शिप इन तीनों चीजों की यात्राएं हैं वो सम्मिलित थी, और 100 घंटे की यात्रा है वो कर रही थी। My first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue origin was a relief, followed up with an immediate and profound wonder. तो इन्होंने बताया है कि इसलिए मेरा जो फर्स्ट इमोशन था, मतलब मेरे जो पहली फीलिंग थी, मेरी जो पहला जो मेरा जो भाव था, इमोशन था, वो किस चीज का था? ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका का जो एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप था, मतलब अंटार्कटिका का जो विस्तृत सफेद जो भूदृश्य था, एक्सपेंसिव मीन्स जो विस्तृत, व्हाइट लैंडस्केप मतलब जो सफेद भूदृश्य, और सफेद भूदृश्य किस वजह से? आइस की वजह से, बर्फ की वजह से। तो अंटार्कटिका का, इसलिए जो अंटार्कटिका का विस्तृत सफेद भूदृश्य और जो अनइंटरप्टेड ब्लू ओरिजिन मतलब अबाधित, अनइंटरप्टेड होता है जिसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाए, तो अबाधित नीले उस क्षितिज के ऊपर मेरा जो पहला इमोशन था वो रिलीफ का इमोशन था, वो राहत का जो भाव है वो मेरा सबसे पहला इमोशन था। उस अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूभाग जो भूदृश्य था और उस अबाधित जो ब्लू ओरिजिन जो नीला क्षितिज था उसको देख करके, उसको फेस करके मेरा पहला इमोशन है वो रिलीफ का था, राहत मुझे फील हुई, क्योंकि लास्ट में वो अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंच गई थी। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, कि फॉलोड अप उसके बाद में, मतलब जब मैंने रिलीफ फील किया था, जब मैंने राहत महसूस कर ली थी, तो उसके बाद में तुरंत ही एक प्रोफाउंड वंडर मतलब एक गहरा आश्चर्य है वो मुझे हुआ। वहां पे पहला भाव तो रिलीफ का था, उसके बाद में उसको आश्चर्य हुआ था। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were parts of the same landmass. तो उसको जो आश्चर्य हुआ था उस आश्चर्य के बारे में बता रही है वो, कि तुरंत ही मुझे आश्चर्य भी हुआ था, गहरा आश्चर्य। पहले तो रिलीफ फील हुआ कि फाइनली वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पहुंच गई, लेकिन बाद में उसको तुरंत ही एक गहरा आश्चर्य भी हुआ। एंड वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और ये आश्चर्य है वो किस पे हुआ? इसकी इमेंसिटी पे। इमेंसिटी मतलब उसकी जो अनंतता, एकदम सफेद जो चादर वहां पे बिछी हुई थी उसकी अनंतता जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। तो वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इसकी अनंतता पे, उसके आइसोलेशन मतलब उसके जो वीरान होने पे, उसका पूरी दुनिया से कटा हुआ भाग एक तरीके से, क्योंकि अंटार्कटिका है वो पेड़ पौधों से रहित, जीव जंतुओं से रहित एक स्थान माना जाता है, तो वो एकदम आइसोलेट था। तो मतलब वो एकदम अनंत, और उसका जो वीरानता के ऊपर उसको वंडर हुआ, उसको आश्चर्य हुआ था। बट मैनली, लेकिन मुख्य रूप से, एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, कि कैसा एक समय है वो हुआ होगा। तो उसको जो मैन जो उसको वंडर हुआ था, पहला वंडर तो देखो इसकी जो अनंतता थी और उसका जो आइसोलेशन मतलब उसका जो पूरी पृथ्वी से अलग होना, उसका अलगाव होना, या उसका एक तरीके से कटा हुआ भाग होना, वीरान होना, इसके ऊपर उसको आश्चर्य हुआ।
लेकिन मुख्य रूप से आश्चर्य किस पे हुआ कि एट हाउ दे कुड एवर हैव बीन ए टाइम, कि एक समय है वो कभी एक ऐसा समय भी हुआ होगा, एक समय ऐसा भी था कि व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब भारत और जो अंटार्कटिका था वह पार्ट्स ऑफ द सेम लैंडमास, कि वो एक सेम लैंडमास के एक समान जो भूखंड के हिस्से थे। मतलब एक समय ऐसा भी था जब ये इंडिया और अंटार्कटिका है वो सेम लैंडमास के, मतलब एक ही भूभाग के, एक ही भूपिंड के वो पार्ट थे, हिस्से थे, जब वो अलग नहीं हुए थे, जुड़े हुए थे। एक समय ऐसा भी था। तो इस बात के ऊपर तिशानी दोषी को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, वंडर हुआ। तो 650 मिलियन ईयर्स अगो ए जायंट अमेलगमेटेड साउथर्न सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, centered roughly around the present day Antarctica। तो इसमें बताया है कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, कि 650 मिलियन वर्ष पहले एक जायंट मतलब एकदम विशाल, अमेलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंटेड, अमेलगमेटेड मतलब जो एक तरीके से संयुक्त जुड़ा हुआ, तो एक एकीकृत, एक दक्षिणी जो सुपर कॉन्टिनेंट मतलब एक महाद्वीप, एकीकृत महाद्वीप, विशाल जायंट मतलब एकदम बड़ा एकीकृत जो महाद्वीप, दक्षिणी जो महाद्वीप, उस महाद्वीप का नाम क्या, गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, कि वो वास्तव में एग्जिस्ट था, वहां पे विद्यमान था। तो 650 मिलियन वर्ष पहले मीन्स 65 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल एकीकृत दक्षिणी जो महाद्वीप था गोंडवाना, वो वास्तव में एग्जिस्ट था, विद्यमान था। गोंडवाना जो महाद्वीप था उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये अपना जो पृथ्वी के ऊपर जो भूभाग है अपना, जो वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा माना जाता है। तो ये एग्जिस्ट था और उस टाइम इंडिया और अंटार्कटिका है वो जुड़ा हुआ था। सेंटर रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अमेरिका, और वो सेंटर मतलब वो विद्यमान था कहाँ पे, रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, कि वर्तमान में जो अंटार्कटिका है उसके चारों ओर ये सेंटर था, उसके चारों ओर ये एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना है वो एग्जिस्ट करता था। तो गोंडवाना कहाँ एग्जिस्ट करता था, कहाँ विद्यमान था, इस वर्तमान का जो अंटार्कटिका था उसके चारों ओर एक विशाल एकीकृत दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना है वो 650 मिलियन वर्ष पहले विद्यमान था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तो उस टाइम जो चीजें थी, थिंग्स मतलब उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो चीजें थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल से भिन्न थी। ह्यूमन हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो देखो, ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, कि इस ग्लोबल सीन पे मतलब इस विश्व के परिदृश्य पे, इस विश्व के सीन के ऊपर मनुष्य है वो पहुंचा नहीं था, मतलब मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं था उस टाइम, मनुष्य है वो इस अर्थ पे नहीं थे। एंड क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था मतलब जो जलवायु थी वो बहुत ज्यादा वार्मर थी, गर्म थी। होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, कि होस्टिंग मतलब उसके अंदर विद्यमान थे, क्या विद्यमान थे, ए ह्यूज वेराइटी, बहुत अधिक वेराइटी, विभिन्न प्रकार के, फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब वनस्पतियां और जो जीव जंतु, तो बहुत प्रकार की, विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जो जीव जंतु है वो यहाँ पे विद्यमान थे, उनका अस्तित्व यहाँ पे था। मनुष्य है उसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन फ्लोरा और फ्यूना मतलब अलग अलग जीव जंतु और जो वनस्पतियां थी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग वेराइटी की, वो यहाँ पे विद्यमान थी, और जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा वार्मर था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे, द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। तो फॉर 500 मिलियन ईयर्स, कि 500 मिलियन वर्षों तक तो जो गोंडवाना था वो थ्राइव्ड, फला फूला मतलब वो संपोषित होता रहा। 500 मिलियन वर्ष तक जो गोंडवाना है वो फला फूला मतलब विकसित होता गया। बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय, किस समय, व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर है वो वाइप्ड आउट हुए, मतलब जिस समय डायनासोर है वो समाप्त हो गए थे, डायनासोर मिट गए थे। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे, और जब मैमल्स का युग मतलब जो स्तनधारी जो जीव थे उनका युग जब स्टार्ट हुआ, उनका युग जब प्रारंभ होने लगा, तो द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्री। तो ये जो लैंडमास था मतलब ये जो पूरा जो अर्थ थी, ये जो भूपिंड था वो अलग अलग कंट्री में मतलब कंट्रियों में विभक्त होने के लिए, विभाजित होने के लिए उस पे फोर्स दिया गया, उस पे बल पड़ा, मतलब इस भूपिंड के ऊपर अलग अलग कंट्री में विभक्त होने का बल है वो पड़ा, फोर्स है वो पड़ा,
मतलब अलग अलग कंट्री में ये पूरा लैंडमास है वो बंट गया, इसका विभाजन है वो हो गया था। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे। शेपिंग मतलब आकार किसका, द ग्लोब, कि इस विश्व का जो शेप है, इस विश्व का जो आकार है वो ऐसा हो गया जैसा हम आज इसे जानते हैं। मतलब जैसा हम आज इसको देखते हैं, आज जिस प्रकार का ये रूप है विश्व का, तो इस प्रकार का आकार है वो आकार लेते हुए अलग अलग कंट्री में ये लैंडमास है वो विभक्त हो गया, विभाजित हो गया। जब डायनासोर मिट गए थे और जो स्तनधारियों का युग जब स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम जो ये अर्थ है वो अलग अलग कंट्री में विभक्त हो गई। लेकिन पहले ये कंट्री है वो पूरी एक ही लैंडमास का हिस्सा हुआ करती थी। तो आगे देखते हैं, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। कि टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, कि अब अंटार्कटिका में विजिट करना, अब अंटार्कटिका में जाना क्या है, टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, कि उस हिस्ट्री का हिस्सा बनना है। मतलब अब अगर अंटार्कटिका में हम विजिट करते हैं, जाते हैं, तो उस इतिहास का हम एक तरीके से हिस्सा बनना होता है। टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हिडिंग। कि टू गेट ए ग्रेस्प मतलब हमें यह समझना होगा, मतलब एक हिस्ट्री का हमें हिस्सा बनना है। अब अगर हम अंटार्कटिका में अगर हम अब जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम उस हिस्ट्री का एक भाग बन रहे हैं, उस हिस्ट्री का, उस इतिहास का हम हिस्सा बने हैं। एंड टू गेट ए ग्रेस्प, और हमें ये समझना होगा कि वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं। मतलब हम जब आए थे, जो मैमल्स का युग है वो अंटार्कटिका से स्टार्ट हुआ था, तो हमें ये समझना होगा कि वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हिडिंग, और संभवतया हम कहाँ पे जा सकते हैं, हम किधर जा रहे हैं, ये चीज भी हमें समझनी होगी। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। तो हमें क्या क्या चीज समझनी होगी, देखो, इट्स टू अंडरस्टैंड, हमें यह भी समझना होगा, क्या चीजें समझनी है, द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरन होता है जो पर्वतीय जो श्रृंखलाएं हैं, जो समानांतर चढ़ने वाली, जो जैसे अरावली की है समानांतर जो पर्वत श्रृंखलाएं, तो जो समानांतर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके जो फोल्ड्स मतलब उनके जो मोड़ हैं, तो उन समानांतर जो पर्वतीय श्रृंखलाओं के मोड़, और जो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर जो ग्रेनाइट की शील्ड है, मतलब ग्रेनाइट के जो कवच हैं, उनके सिग्निफिकेंस को, उनके महत्व को, उनके अर्थ को हमें समझना है। अगर हम वहां पे विजिट करते हैं तो हमें जो समानांतरीय जो पर्वतीय श्रृंखलाओं के जो फोल्ड है, मोड़ है, और प्री कैम्ब्रियन युग की जो ग्रेनाइट की शील्ड है, जो कवच है, उनके महत्व को, उनके अर्थ को हमें समझना है। इसके साथ ही ओजोन और जो कार्बन का इवोल्यूशन, मतलब उसका जो उद्भव है, ये जो गैस है ओजोन और कार्बन, इनका निकलना और उनका समाप्त हो जाना, मतलब उनका उद्भव और एक्सटिंक्शन होता है, उसका विलुप्त हो जाना, हमें इसको भी समझना है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. कि when you think about all that, कि जब आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हो कि that can happen in a million year, कि ये मतलब a million year में, कि 1 million year में ये सारी चीज है वो हैपन हो सकती है। अगर हम इन चीजों को जब हम सोचते हैं, जब आप इन चीजों को सोचते हो कि 1 मिलियन वर्ष में इतना सब कुछ घटित हो सकता है, तो इट कैन गेट प्रीटी माइंड बोगलिंग, तो ये हमारे माइंड बोगलिंग होता है, मतलब ये हमारे सिर को एकदम चकरा सकता है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। तो आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आप सोचिए कि इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, कि इंडिया है वो नॉर्थवर्ड की तरफ, मतलब उत्तर की ओर इंडिया को धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और एशिया की तरफ उसको जैम किया जा रहा है, मतलब एशिया की तरफ उसको कस करके एकदम जाम करना, जैसे एकदम कस देते हैं ना, उस तरीके से एशिया की तरफ उसको कस करके उत्तर की ओर इंडिया को धकेला जा रहा है। टू बकल इट्स क्रस्ट, और इसकी जो क्रस्ट है वो एकदम बकल मतलब एकदम से पिचक रही है या टुड़मुड़ रही है। इसकी जो क्रस्ट है, मतलब जो जमीन है इंडिया की, जिसको एशिया की तरफ, उत्तर की तरफ जैसे धकेला जा रहा है, तो इसके जो बीच में जो क्रस्ट होती है, जो जमीन होती है, वो एकदम तुड़मुड़ रही है। बक्कल होता है तुड़मुड़ जाना, एकदम से पिचक जाना। एंड फॉर्म द हिमालयाज, और उससे क्या हो रहा है, हिमालय का निर्माण हो रहा है, मतलब हिमालय है वो उससे बन रहा है, उस क्रस्ट से, जो क्रस्ट ऐसे तुड़मुड़ रही है उससे हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो आपको ये चीज कल्पना करनी है, और कल्पना करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको इमेजिनेशन में सोचना है, ये एक्चुअल चीज है, रियल में ऐसा हो रहा है। हिमालय का निर्माण,
हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ धकेला जा रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world। देखो साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, कि जो साउथ अमेरिका है वो ड्रिफ्टिंग ऑफ मतलब खिसक रहा है टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। जो दक्षिणी अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए, उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए वो ड्रिफ्ट हो रहा है, उसकी ओर खिसकता है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, और इसका जो ड्रेक पैसेज है मतलब इसका जो ड्रेक जो गलियारा है उसको खोल करके एक ठंडी जो सर्कमपोलर करंट है मतलब ठंडी जो ध्रुव चक्रीय जो धाराएं हैं उनका निर्माण कर रहा है, उसको क्रिएट कर रहा है। तो ड्रेक गलियारे को खोलते हुए ठंडी ध्रुवीय जो धाराएं हैं, ध्रुव चक्रीय जो धाराएं हैं उनको क्रिएट कर रहा है, उनको बना रहा है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, जो कि अंटार्कटिका को एकदम फ्रिजिड मतलब एकदम ठंडा जमा हुआ, डेजोलेट मतलब एकदम बंजर बना रहा है। मतलब ये जो चीज है जो नॉर्थ अमेरिका से जो साउथ अमेरिका जुड़ रहा है, ड्रेक पैसेज जो खोल रहा है, ध्रुव चक्रीय जो धाराएं बह रही है वो अंटार्कटिका को एकदम ठंडी और वीरान बनाए हुए हैं। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड के, इस संसार के एकदम बॉटम में, इसके निचले भाग में इसको रखे हुए हैं। मतलब ये एकदम वीरान है, एकदम जो डेजोलेट हो रहा है, फ्रिजिड हो रहा है, वो इस वजह से ही हो रहा है। जो हमारे अर्थ के ऊपर जो ये जो इस टाइप की चीजें जो हो रही है, जैसे धकेला जा रहा है इंडिया को भी, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका भी ज्वाइन होने की स्थिति में आने वाले हैं, तो इन सब की वजह से अंटार्कटिका है वो इस स्थिति में बताया गया है। For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volume are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination। तो देखो इस राइटर ने अपने तिशानी दोषी ने खुद के बारे में बताया कि for a sun-worshipping South Indian like myself, कि मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिणी भारतीय के लिए एक ऐसे स्थान पे 2 सप्ताह तक रुकना। कैसे स्थान पे? वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस, जहां पे पृथ्वी की संपूर्ण आइस वॉल्यूम का, संपूर्ण जो बर्फ का 90% जहां जिस स्थान पे है वहां पे 2 सप्ताह तक मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिणी भारतीय का वहां पे रुकना क्या हो जाता है? चिलिंग प्रोस्पेक्ट। वो एकदम चिलिंग प्रोस्पेक्ट मतलब उसकी संभावना है वो भी एकदम चिलिंग करने वाली है, एकदम कंपाने वाली है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, कि न केवल उस सर्कुलेटरी मतलब जो रक्त संचार होता है, और मेटाबॉलिक फंक्शन यानी जो पाचन की जो क्रियाएं होती है, कि न केवल उस रक्त संचार और जो पाचन की जो क्रियाएं हैं न केवल उस पे, बल्कि जो कल्पना करने के लिए भी, इमेजिनेशन में भी मेरे जो कंपकंपी है वो निकल के आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस पृथ्वी के एक ऐसे भाग पे रुकना जहाँ पे पूरी बर्फ का 90% जहाँ पे भंडार है, ऐसी जगह पे 2 सप्ताह तक रुकना, उसकी जो संभावना है वो संभावना मात्र से ही मतलब कंपकंपी छूटती है, चिलिंग वो प्रोस्पेक्ट है एकदम, कि न केवल वो रक्त संचार तंत्र के लिए या फिर मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, बल्कि वो कल्पना करने में भी वो कंपकंपी छुटा देती है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू जायंट ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings। तो देखो इट्स लाइक वॉकिंग, कि यह चलने के समान है, इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल मतलब जो टेनिस की जो बॉल होती है, जायंट यानी जो विशाल एकदम बड़ी, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, कि किसी भी मानवीय चिन्ह से रहित। इट इज लाइक कि यह किसी भी मानवीय चिन्ह से रहित एक बड़ी विशाल टेनिस की बॉल पे चलने के समान है। मतलब वहां पे उस अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे चलना किसके समान है? एक बड़ी विशाल जो टेनिस की जो बॉल होती है उस पे चलने के समान, जहां पे कोई भी ह्यूमन मार्कर नहीं है, कोई भी मानवीय चिन्ह नहीं है, और न ही कोई वहां पे ट्री है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, न ही कोई बिलबोर्ड्स मतलब कोई सूचना पट नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भवन नहीं है। मतलब जो अंटार्कटिका है वो इन सबसे रहित है, पेड़ पौधों से, कोई बिल्डिंग से, कोई बिलबोर्ड से या फिर किसी भी मानवीय चिन्ह से, वो एकदम मतलब हर एक चीज से वो रहित है। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम है, कि यू लॉस आप खो देते हो ऑल अर्थली सेंस मतलब इस पृथ्वी से जुड़े हुए जितने भी आपके अंदर सेंस हैं, जो विचार हैं, पर्सपेक्टिव एंड टाइम है, तो पृथ्वी से जुड़े हुए प्रत्येक विचार को और समय को आप यहाँ खो देते हैं।
मतलब आप पृथ्वी के जो मेन जो पोर्शन होता है, मेन जो पार्ट है, उससे एकदम आप अपने आप को रहित समझते हैं। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिंग टू द माइटी। द विजुअल स्केल रेंज मतलब यहाँ पे दिखाई देने वाला जो रेंज होता है, मतलब यहाँ पे दिखाई देने वाला जो चिन्ह है, जो दृश्य है, वो माइक्रोस्कोपिंग से मतलब एकदम सूक्ष्मतम से एकदम माइटी तक होता है, विशालतम तक होता है। मीजेज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल and icebergs as big as countries, the largest recorded was the size of Belgium। तो इसने बता दिया कि सूक्ष्मतम चीज से लेकर के एकदम माइटी तक इसमें विजुअल स्केल आता है, एकदम मतलब सबसे बड़ा विशालतम तक यहाँ पे विजुअल स्केल होता है, दृश्य पैमाना होता है। मिजेज एंड माइट्स मतलब जो मच्छर और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वहां से लेकर के ब्लू व्हेल तक, और आइसबर्ग मतलब जो आइसबर्ग होती है मतलब बर्फ का जो टुकड़ा होता है, तो वो इतना बड़ा होता है, बर्फ का जो हिमखंड जिसको बोलते हैं वो इतना बड़ा होता है जितनी की कंट्री होती है, मतलब कंट्री जितना बड़ा देश के जितना बड़ा है वो वहां पे आइसबर्ग होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, कि सबसे बड़ा जिसको रिकॉर्ड किया गया था वो बेल्जियम की साइज का था। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन surreal 24 hours austere summer light and a ubiquitous silence uninterrupted only by the occasional avalanche and carving ice sheet। तो देखो डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कि जो दिन होते हैं वो चलता रहता है। दिन किस तरीके से चलता है? एंड surreal 24 hour austere summer light, कि दिन है वो जो दक्षिणी जो समर लाइट है, दक्षिणी जो गर्मी का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के असंगत दृश्य पैदा करता हुआ, मतलब एकदम असंगत दृश्य पैदा करता हुआ जो दिन है वो 24 घंटे तक चलता रहता है। तो दिन है वो दक्षिणी गर्मी के प्रकाश के समान एकदम असंगत रूप उत्पन्न करता हुआ, असंगत दृश्य पैदा करता हुआ 24 घंटे चलता रहता है। एंड ए यूबिक्विटिस साइलेंस, और एक जो यूबिक्विटिस साइलेंस मतलब जो सर्वव्यापक जो साइलेंस है, मतलब चारों ओर फैली हुई जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, एकदम जो शांति होती है, वो अनइंटरप्टेड मतलब उसको अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच। इंटरप्टेड मतलब जिसको बाधा पहुंचाई जाती है केवल ओकेजनल एवलांच। एवलांच मतलब जो मतलब हिमस्खलन जो होता है, ओकेजनल यानी कभी कभी होने वाला, अवसरतया जो चीज होती है उसके लिए आता है ओकेजनल। तो जो यूबिक्विटिस जो साइलेंस है, सर्वव्यापक जो शांति होती है, वो इंटरप्टेड मतलब उसको बाधा पहुंचाई जाती है, वो भंग होती है कभी कभी होने वाले उस एवलांच से, उस हिमस्खलन से, या फिर कार्विंग आइस शीट, या फिर जो आइस शीट होती है मतलब बर्फ की जो परत होती है, जो बर्फ के जो खंड होते हैं उनके कार्विंग यानी उनके टूटने से वो जो शांति है वो भंग होती है, टूटती है। कंसिक्रेट द प्लेस मतलब इस स्थान को, इस प्लेस को वो कंसिक्रेट करती है। कंसिक्रेट होता है पवित्र बनाना, तो इस स्थान को ये चीज है वो पवित्र बनाती है। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इट्स एन इमर्जन, कि ये एक इमर्जन है, ये एक तल्लीनता होती है, किसी चीज में एकदम से लग जाना, तल्लीन हो जाना, तो ये एक इमर्जन है, ये एक तल्लीनता है। दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ, जो कि आपको फोर्स करती है, आपको विवश कर देती है, टू प्लेस रहने के लिए, योर सेल्फ अपने आप को, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि इस पृथ्वी के जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, इस पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में आपको रहने के लिए जो फोर्स करती है, विवश कर देती है। तो एक ये ऐसी तल्लीनता होती है जो आपको यहाँ पे रहने के लिए, इस जो जियोग्राफिकल जो भूवैज्ञानिक जो हिस्ट्री है उसमें रहने के लिए आपको विवश करती है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, कि एंड फॉर ह्यूमंस, कि जहां तक ह्यूमन की बात है, जहां तक मनुष्य का संबंध है, द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, कि ये जो प्रोग्नोसिस जो होता है, जो पूर्वानुमान है वो गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, मतलब इसके बारे में कोई भी पूर्वानुमान है, वो पूर्वानुमान करना है वो अच्छा नहीं है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। इसका लाइन टू लाइन आपको हिंदी जो ट्रांसलेशन है मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको रिप्लाई देना है कि जो तिशानी दोषी है, जब उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया
तो इन्होंने बताया कि वो 13.09 डिग्री से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो कौन कौन सी चीजें हैं वो उनको पार करनी थी वहां से अंटार्कटिका पहुंचने के लिए। तो मद्रास से अंटार्कटिका पहुंचने के लिए तिशानी दोषी को कौन कौन सी चीजों को क्रॉस करना था, कौन कौन से क्षेत्र है वो उनके बीच में आने वाले थे। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आई है देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। ओके बाय।